नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन में पुतिन का मिशन 120 क्या है? चीन फिर दुनिया में कोरोना का एक्सपोर्ट करने लगा। ईरान ने हमला किया तो इजरायल भी उसे नहीं छोड़ेगा। और कांग्रेस को हिंदुओं की याद क्यों आई? पुतिन की सेना ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए यूक्रेन के शहरों पर 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी। समंदर, जमीन, आसमान से दागी गई इन मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। इससे पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलों से हमला किया था। और अब एक बार फिर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इस बार यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए पुतिन की फौज ने 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वहां तबाही मच गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये हमले किए, जिनमें कई इमारतें धूल में मिल गई और उनमें रहने वाले कई लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये यूक्रेन पर रूस का 8वां सबसे बड़ा हमला है, जिसके लिए इस रूसी सेना ने एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का दावा है कि राजधानी कीव को दहलाने के लिए रूस ने एक के बाद एक कई ताकतवर मिसाइलें छोड़ी, लेकिन इस बार भी वो फेल साबित हुआ, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कीव पर गिरने वाली 16 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ मिसाइलों ने एक बार फिर पावर स्टेशनों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर इलाकों की बत्ती गुल हो गई। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों के बाद कीव के 40% लोग हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बिना बिजली रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन का आरोप है कि कीव के अलावा रूस ने लवीव, खरसोन, ओडेसा और सुमी समेत कई दूसरे शहरों पर भी मिसाइलें दागी। लवीव में तो इस हमले की वजह से वहां मौजूद ज्यादातर पावर स्टेशन तबाह हो गए, जिसकी वजह से वहां 90% घरों की बिजली चली गई। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि वहां के शहरों को निशाना बनाने के लिए रूसी सेना ने कई क्रूज मिसाइलें भी दागी, जिन्हें उसने काला सागर से फायर किया था। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के इस 8वें सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया और उसकी ज्यादातर क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। वहीं रूस के इन हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कीव में लोगों को हवाई हमले बंद होने तक बंकरों में रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी महीने की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 70 मिसाइलें दागी थी, जिनमें 60 को मार गिराया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के इन हमलों के पीछे भी एक गहरी साजिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए सबसे पहले रूस ईरान के आत्मघाती ड्रोन को यूक्रेन भेजता है, ताकि पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ध्वस्त कर बेफिक्र हो जाए। इसके बाद रूस क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर धावा बोल रहा है, जिससे जेलेंस्की की सेना को ज्यादा नुकसान हो। हालांकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान को दो टूक कह दिया था कि वो रूस को ड्रोन की सप्लाई बंद कर दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को और भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूस नए साल की शुरुआत में हमले तेज कर सकता है और इसके लिए वो बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने में जुटा है। उधर इटली के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस अगर जंग में हारता हुआ दिखा तो पुतिन परमाणु बम गिरा देंगे। दावे के मुताबिक रूस ने ऐसे हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है, और अगर वो युद्ध में यूक्रेन के हाथों पिटा तो फिर परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा। इटली के रक्षा मंत्री के मुताबिक पुतिन ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें जंग में हार दिखने लगेगी, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनकी हार का तमाशा देखे। इसलिए दावा है कि यूक्रेन से मात खाने से पहले ही वो परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। और खुद पुतिन इस तरफ कई बार इशारा कर चुके हैं, जबकि कुछ रोज पहले ही उनकी सेना के एक कमांडर ने तो ये तक कह दिया था कि जंग जीतने के लिए परमाणु हमला करना ही होगा, क्योंकि इस जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने की खबरें सामने आई थी, जबकि रूस को कई मोर्चों पर हार का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से पुतिन ने जैसा सोचा था रूस को अब तक की जंग में वैसा कुछ हासिल नहीं हुआ। ऊपर से यूक्रेन की सेना के पलटवार से जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, और इसी वजह से वो जंग को अंत तक पहुंचाने का दम ठोक रहे हैं। यूक्रेन की संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना रूस से जीत कर ही रहेगी और तब तक यूक्रेन का एक भी सैनिक आराम की सांस नहीं लेगा। जेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना ने जंग में अब तक रूस के कब्जे से 1800 से ज्यादा इलाकों को छुड़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने खार्किव की जीत और रूस के जहाज मॉस्को को डुबोने के लिए अपनी सेना की पीठ भी थपथपाई। माना जा रहा है कि अपनी जीत देखकर ही जेलेंस्की रूस के शांति प्रस्ताव को बार बार ठुकरा रहे हैं। इस बीच ईरान की धमकी का जवाब देते हुए इजरायल ने भी ताल ठोकी कि वो पलटवार के लिए तैयार है। इजरायल के सेना प्रमुख ने दावा किया कि ईरान ने हमला करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया ने एक एनिमेशन वीडियो के जरिए इजरायल को धमकाया था और ये चेतावनी दी थी कि उसके तेल अवीव शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद इजरायल बुरी तरह भड़क गया। वहां के सेना प्रमुख ने ईरान को नसीहत दी कि वो ऐसी गलती भूलकर भी न करे। उन्होंने दावा किया कि आप
इजराइल की सेना पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला बोला गया तो उसकी तबाही तय होगी। इजराइल ने यह दावा भी किया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इजराइल की मीडिया ने यह आशंका जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है, जो पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी है। लेकिन इजराइल के मीडिया के मुताबिक आने वाले महीनों में अमेरिका ईरान के साथ इस डील पर मोहर लगा सकता है। हालांकि बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि ईरान के साथ किसी तरह की परमाणु डील संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल को इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि 2021 में बाइडेन की सरकार बनने के बाद अमेरिका ने इस डील को फिर लागू करने की कोशिश शुरू कर दी थी और इसी बात ने इजराइल की परेशानी बढ़ा दी थी, जो अब तक जारी है, क्योंकि इजराइल ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। इधर राहुल गांधी की दिल्ली में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दिए अपने जवाब में कहा कि उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। एक रोज पहले कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि दिल्ली में राहुल की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सीआरपीएफ के मुताबिक राहुल गांधी 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उधर रूस और नेटो के बीच एक नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। यूरोप के देश और पुतिन के दोस्त सर्बिया की तरफ से दी जा रही चेतावनियों और जंग की तैयारी के बीच कोसोवो ने भी बाजुएं चढ़ा ली। कोसोवो ने सर्बिया के साथ अपनी सबसे बड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी, जिसके बाद सर्बिया और कोसोवो में जंग छिड़ने के आसार और भी ज्यादा गहरा गए। इस पर रूस ने अपने कड़वे बोलों से आग में घी डालने का काम कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कह दिया कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। कोसोवो पहले से ही कह रहा है कि सर्बिया तो बस मोहरा है, वो पुतिन हैं जो पर्दे के पीछे से चाल चल रहे हैं, सर्बिया को भड़का रहे हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर सर्बिया ने बॉर्डर पर बखेड़ा खड़ा किया हुआ है और वो उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों को उकसा रहा है। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, जो कि आज भी खुद को सर्बिया के नागरिक के तौर पर देखते हैं, जबकि कोसोवो खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है। लेकिन उत्तरी कोसोवो के सर्ब समुदाय के लोग कोसोवो का नियम कायदा नहीं मानते। 10 दिसंबर से उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग की हुई है। उनका गुस्सा सर्ब समुदाय के एक पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। आरोप है कि उस पूर्व पुलिसकर्मी ने पुलिस पर हमला किया था। अब कोसोवो में रहने वाले अपने सर्ब साथियों का समर्थन करने के लिए सर्बिया ने भी अपनी तरफ बैरिकेड खड़े कर दिए। इसी बात पर कोसोवो को इतना गुस्सा आया कि उसने सर्बिया के साथ अपनी मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग ही बंद कर दी, जिसके बाद सर्बिया और कोसोवो का मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि सर्बिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले अमेरिका को भी यू टर्न लेना पड़ा। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सर्बिया और कोसोवो से मान जाने की मिन्नतें करनी शुरू कर दी, ताकि सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग छिड़ने से किसी तरह रोकी जा सके। सर्बिया और कोसोवो की आग पर पानी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों भिड़ गए तो सर्बिया का साथ देने के लिए उसका जिगरी दोस्त रूस जंग के मैदान में उतर आएगा। उनका साथी चीन भी पीछे पीछे पहुंच जाएगा। अब अगर रूस और चीन एक साथ कोसोवो पर टूटे तो अमेरिका और नेटो को न चाहते हुए भी कोसोवो की तरफ से मोर्चा संभालना पड़ेगा। यानी यूरोप में यूक्रेन के अलावा एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन सर्बिया और कोसोवो के बीच मध्यस्थता कराने में जुट गए, जिसका असर भी होता दिख रहा है, क्योंकि सर्बिया के कहने पर उत्तरी कोसोवो में प्रदर्शन कर रहे सर्ब समुदाय के प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने को राजी हो गए। हालांकि शर्त यह है कि कोसोवो में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। वहीं सर्ब समुदाय के जिस पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के विरोध में यह सारा बवाल शुरू हुआ था, कोसोवो ने उसे हिरासत से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया। इस बीच उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी। उज्बेकिस्तान का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में वहां भारत में बने डॉक 1 मैक्स कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई। फौरन यूपी ड्रग्स कंट्रोल और सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम ने दिल्ली के नजदीक नोएडा में मौजूद दवा बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक की जांच की और वहां से कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिए। इधर चीन में कोरोना वायरस के कारण हालात और ज्यादा भयानक हो गए। खबर है कि चीन के कई फिल्मी सितारों ने भी कोरोना वायरस के कारण जान गंवा दी। हैरानी की बात यह है कि चीन के मशहूर लोगों की मौत की खबर भी न्यूयॉर्क की एक एजेंसी ने दी।
जबकि चीन ने अब तक नहीं माना कि वहां कोरोना वायरस के कारण हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क की एजेंसी एनटीडी की रिपोर्ट में चीन के ऐसे कई कलाकारों का नाम है जिनकी सांसें कोरोना वायरस ने छीन ली। चीन की कई फिल्मों में माओ का किरदार निभाने वाले चांगमू की भी जान चली गई। चंग रोन और चांगमू तो ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने चीन की फौज के लिए कई प्रोपेगेंडा वीडियो तक बनाए थे, लेकिन जब उनकी जान पर मुसीबत आई तो उन्हें न दवा मिल पाई और न ही इलाज मिल पाया। इनके अलावा भी ऐसे दर्जनों बड़े नाम हैं जिनकी जान कोरोना वायरस ने ले ली। इसीलिए फिल्म कलाकार भी चीन की सरकार पर भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार वहां के लोगों की जान बचाने के लिए भी गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ बीजिंग के बाद शंघाई में भी कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ने की खबर आई। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शंघाई में एक भी मौत कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुई, लेकिन वहां के अस्पतालों की पार्किंग तक में रखे हुए शवों की तस्वीरें सामने आ गईं। फ्यूनरल होम के कर्मचारियों के हवाले से छापी गई कुछ खबरों के मुताबिक शंघाई में हालात बेहद भयानक हैं। कुछ दिनों से वहां रोजाना करीब 100 लोगों की कोरोना वायरस जान ले रहा था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 400 से 500 के बीच पहुंच गया है। मतलब रोज शंघाई के सैकड़ों लोग कोरोना के कारण जान गंवा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाएं तक खत्म हो चुकी हैं। और खबरें तो यहां तक हैं कि केवल सर्दी और जुकाम में दी जाने वाली दवाएं ही अस्पतालों के पास बची हैं। इसके अलावा मरीजों में इन्फेक्शन की जांच करने वाले टेस्ट भी नहीं हो पा रहे और लोगों को सीटी स्कैन जैसे सामान्य टेस्ट कराने के लिए भी 2 से 3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। खबरें तो यहां तक हैं कि चीन के लोग जान बचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से दवाएं खरीद रहे हैं। चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की खबर के मुताबिक चीन के लोग वहां अवैध रूप से इंपोर्ट की गई भारतीय दवाएं खरीद रहे हैं। मतलब वायरस से जान बचाने के लिए लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प तक नहीं है। माना जा रहा है कि चीन की सरकार बड़े पैमाने पर दवाओं के इंपोर्ट की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। उधर कोरोना वायरस का कहर अब चीन से निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचता दिखने लगा। चीन से इटली पहुंची एक फ्लाइट के यात्रियों की जांच हुई तो आधे से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया और चीन के यात्रियों को पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाने लगा। 2020 में जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी उस वक्त भी चीन के बाद कोरोना का पहला मरीज इटली से ही मिला था और अब चीन में कोरोना के कारण शवों के ढेर लगे हैं। उस वक्त चीन से चली एक फ्लाइट कोरोना विस्फोट लेकर इटली पहुंच गई। चीन से इटली पहुंची 2 फ्लाइट में पहली के 120 में 62 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि दूसरी फ्लाइट के 92 में 35 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद इटली ने चीन से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया। हालांकि ऐसा करने वाला इटली अकेला देश नहीं है। इटली के अलावा अमेरिका, भारत और जापान भी चीन के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह चीन में कोरोना वायरस के बेकाबू हालात हैं। माना जा रहा है कि चीन के जो भी लोग यात्रा का खर्च उठा सकते हैं वो जल्द से जल्द चीन से निकलना चाहते हैं ताकि उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने पर इलाज मिल पाए। इसके अलावा लूनर न्यू ईयर के मौके पर चीन के लोग पर्यटन के लिए भी दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचते हैं और इन्हीं 2 कारणों से चीन इस वक्त पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है। जबकि चीन ने तो कोरोना विस्फोट के बाद यात्रा से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा दी। चीन ये मानकर बैठा है कि उसके देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, इसलिए वायरस से उसका तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन उसकी ये नीति दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए बड़ा खतरा बन गई। जापान और अमेरिका के आंकड़े फिर से दुनिया को डराने लगे हैं, क्योंकि जापान में एक दिन में कोरोना के कारण मौत का नया रिकॉर्ड बन गया। खबर है कि जापान में एक ही दिन में 415 कोरोना मरीजों की जान चली गई। जापान ने भी कुछ महीने पहले पर्यटन से जुड़े नियमों में पहली बार ढील दी थी। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की ये कोशिश जापान पर भारी पड़ गई। अकेले नवंबर में जापान में 10 लाख पर्यटक पहुंचे। माना जा रहा है कि लाखों पर्यटकों के साथ कोरोना के मरीज भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे, जिनकी वजह से जापान में भी कोरोना का हाल चीन जैसा होता दिखने लगा। इधर चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी और बताया कि अब चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट कराना ही होगा। जो भी यात्री इन देशों से आएंगे उन्हें यात्रा से पहले अपनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगे। उधर उत्तराखंड के स्कूलों में मास्क पहनने का नियम जरूरी कर दिया गया। चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया, जिसमें सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मास्क लगाना जरूरी किया गया। स्कूलों में मास्क के अलावा थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। सरकार का यह फैसला स्कूली बच्चों के अलावा टीचर और दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इससे पहले कर्नाटक सरकार भी स्कूलों में मास्क जरूरी कर चुकी है। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से केंद्र सरकार को 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त देने की पेशकश की गई। सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव दिया और केंद्र सरकार को 410 करोड़ रुपए की कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त देने की पेशकश की। सीरम इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के डायरेक्टर प्रकाश सिंह ने सरकार को चिट्ठी लिखी।
जिसमें उन्होंने जानना चाहा कि किस तरह फ्री डोज की डिलीवरी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से की जा सकती है। इधर कांग्रेस के सीनियर नेता ए.के. एंटनी ने पार्टी को सलाह दी कि सत्ता में वापसी के लिए बहुसंख्यक समुदाय का विश्वास जीतना जरूरी है। मतलब ये कि एंटनी ने घुमा फिराकर नहीं बल्कि सीधे शब्दों में कांग्रेस आलाकमान को अपनी रणनीति बदलने की नसीहत दे डाली। क्योंकि ए.के. एंटनी का मानना है कि मौजूदा रणनीति 2024 में कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला पाएगी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में एंटनी ने डंके की चोट पर यह बात बोल दी और कांग्रेस आलाकमान को बता दिया कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को हिंदू समुदाय के वोटों की जरूरत होगी। एंटनी पहले भी कई बार इशारों में इस तरह की सलाह दे चुके हैं और 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटे राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान से उन्होंने फिर से यही कहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी तब कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए एक पैनल बनाया था जिसकी अध्यक्षता ए.के. एंटनी ने की थी और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति उस पर भारी पड़ गई क्योंकि कांग्रेस खुलकर बोले या न बोले उसकी पहचान अल्पसंख्यक समर्थक के रूप में बन चुकी है, जिसकी वजह से हिंदू वोटर उससे दूर होते चले गए। राहुल को एंटनी ने यही समझाने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सियासत करती है तुष्टीकरण की, यानी बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद वही काम कर सकती है, क्योंकि अब पार्टी के अंदर से ही ये मांग उठी है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को सलाह दी गई है कि वो बहुसंख्यक समुदाय को कांग्रेस से जोड़ने पर फोकस करें। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही पाकिस्तान की टीम की एक बार फिर फजीहत हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कप्तान बाबर आजम के बाहर जाते ही मोहम्मद रिजवान टीम की कमान संभालने लगे, जबकि वो इस टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में थे ही नहीं, बल्कि उन्हें तो सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर बुलाया गया था। नियमों के मुताबिक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर ज्यादा से ज्यादा विकेट कीपिंग कर सकता है, लेकिन रिजवान ने न सिर्फ कप्तानी की बल्कि मैच के दौरान एक रिव्यू भी लिया। इस बीच खबर है कि टेक्सास में हुए हादसे के बाद अमेरिका ने भी अपने कई F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रोक दिया। 15 दिसंबर को अमेरिका के टेक्सास में एक F-35B फाइटर जेट लैंडिंग के दौरान रनवे से टकरा गया था, जिसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी कई F-35B फाइटर जेट के इस्तेमाल को रोक दिया। 15 दिसंबर को हुए हादसे के बाद की गई जांच में कुछ F-35B लड़ाकू विमानों में खराबी पाई गई, जिसके बाद उनके इस्तेमाल को रोक देने का फैसला लिया गया। हालांकि वहां ऐसे कितने F-35B लड़ाकू विमानों पर रोक लगाई गई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। 2 रोज पहले यह खबर आई थी कि इजरायल ने अपने 11 F-35B लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल बंद कर दिया था, क्योंकि टेक्सास में हुए हादसे ने उसके सीधे जमीन पर उतरने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए थे। इधर पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज अबरार अहमद के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। उन्होंने कराची में चल रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही पारी में 200 से ज्यादा रन लुटा दिए और ऐसा करने वाले वो पाकिस्तान के छठे गेंदबाज बन गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाजों को आउट किया, साथ ही 8 ओवर मेडन डाले। पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड खान महमूद के नाम दर्ज है। उधर ताइवान में जरूरी मिलिट्री सेवा का समय 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने के फैसले पर चीन भड़क गया। ये फैसला ताइवान ने चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए ही लिया है, जिस पर चीन बौखला उठा और उसने ताइवान के लोगों से अपील की कि वो 1 साल की जरूरी सैन्य सेवा का बहिष्कार कर दें। चीन के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि ताइवान की सरकार के लिए लोगों की जान की अहमियत नहीं है, इसी वजह से वो उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। साथ ही उन्होंने ताइवान के लोगों को समझदार बताकर उन्हें भड़काने की कोशिश की। जबकि ताइवान की राष्ट्रपति ने 3 दिन पहले जब जरूरी सैन्य सेवा का समय बढ़ाने का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि एकजुट रहने पर ही ताइवान मजबूत और सुरक्षित रहेगा। लेकिन ताइवान की सरकार के इस फैसले पर चीन का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। लेकिन ताइवान ने चीन के इस दावे पर कभी हामी नहीं भरी। चीन ने बीते कुछ समय से ताइवान में कई बार घुसपैठ की कोशिश की। कभी ताइवान की एयर स्पेस में उसके लड़ाकू विमान और ड्रोन घुस गए, तो कभी समंदर के रास्ते चीन ने सेंध लगाई। ऐसे में ताइवान ने 2024 से अपने नागरिकों के लिए जरूरी सैन्य सेवा के समय को 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने का फैसला लिया, जिस पर एक बार फिर चीन की चीख निकल गई। इधर केरल में एनआईए से पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैन किए जा चुके पीएफआई को दूसरे नाम से फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ एनआईए ने केरल के अलग अलग शहरों में छापेमारी की। जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रतिबंधित पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में था और उन्हीं के जरिए फंड जुटाने की कोशिश में लगा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने पीएफआई से जुड़े लोगों के 58 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।
इस बीच सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की 365वीं जयंती देश भर में मनाई गई। अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और स्वर्ण मंदिर के सरोवर में डुबकी लगाई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर स्वर्ण मंदिर में खास अरदास भी की गई, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। उधर नए साल पर अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर आई। वहां बर्फीले तूफान ने क्रिसमस पर तो मातम फैलाया ही, अमेरिका में नए साल के जश्न पर भी पानी फिर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने वहां भारी बारिश की आशंका जताई है, जो कि जनवरी आने तक भी जारी रह सकती है। यानी अमेरिका पर खराब मौसम की 7.5 नए साल पर भी खत्म नहीं होने वाली। मौसम की सबसे बड़ी मार उसके न्यूयॉर्क राज्य पर पड़ी है। उसमें भी बफलो शहर पर बर्फीला तूफान बला बनकर टूटा है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कार तो बर्फ में इतनी बुरी तरह दबी दिखी कि उसका सिर्फ एक साइड मिरर ही बाहर नजर आया। बफलो शहर में 4 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी, इसलिए अमेरिका की पुलिस और नेशनल गार्ड को मोर्चा संभालना पड़ा और सड़क से बर्फ हटानी पड़ी। हालांकि अब अमेरिका में हालात पहले से बेहतर हैं। तापमान भी अब बढ़ रहा है, लेकिन ये राहत की नहीं बल्कि आफत की बात है, क्योंकि बर्फ के पहाड़ जब पिघलेंगे तो अपने साथ सैलाब लेकर आएंगे। और पहले ही अमेरिका के 8 राज्यों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका में बर्बादी लाए बर्फीले तूफान के असर का पहली बार एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि अमेरिका और कनाडा में पारा लुढ़कने की वजह से दुनिया भर में मशहूर विशाल नायग्रा फॉल्स का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादर से ढक गया। इससे झरनों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। तस्वीरों में जो नजारा रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर ऐसा लगा मानो सामने हकीकत नहीं बल्कि VFX से भरी किसी फिल्म का सीन हो। जिस खराब मौसम ने अमेरिका में कम से कम 60 लोगों की जान ले ली, उसी मौसम ने नायग्रा फॉल्स देखने पहुंचे सैलानियों की मस्ती दुगनी कर दी। इधर खबर है कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी पंजाब में फिर हमले की फिराक में हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया। क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान के आतंकी पंजाब के मोहाली में पुलिस स्टेशनों को टारगेट कर सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी इसके लिए ग्रेनेड से हमला करने की फिराक में है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस बीच भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को साल 2022 के ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिनके साथ इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन, पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा का नाम भी शामिल है। सूर्य कुमार इस साल T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 31 मैचों में 187.43 की स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से कोलकाता जा रही थाई स्माइल एयरवेज की एक फ्लाइट में कुछ यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। ये घटना 2 दिसंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके कुछ लोग मिलकर विमान में ही एक आदमी की पिटाई करते दिखाई दिए। इस दौरान थाई स्माइल एयरवेज की इस फ्लाइट का क्रू लगातार उन्हें शांत कराने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे विमान में काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ तब सिविल एविएशन की सुरक्षा पर नजर रखने वाली एजेंसी BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी मामले की जांच में जुट गई, ताकि पता चल सके कि किस वजह से ये मारपीट हुई थी। इसके साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया। इधर CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म पठान में बदलाव का सुझाव दिया। यह सुझाव फिल्म के कुछ सीन और गाने में बदलाव के लिए दिया गया, जिन पर देश भर में हंगामा मचा है। सेंसर बोर्ड प्रमुख प्रसून जोशी ने बताया कि फिल्म पठान को नियमों के तहत बारीकी से देखने के बाद भील के रूप में हुई है, जिसके 6 बच्चे हैं और उसके पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला का शव खेत से बरामद हुआ था। पुलिस का कहना है कि महिला का सिर धड़ से अलग था, शरीर और चेहरे से चमड़ी भी उतारी गई थी। वहीं इस घटना पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज का ख्याल रखें। इससे पहले मार्च में भी सिंध प्रांत की रहने वाली एक 18 साल की हिंदू लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को सड़क पर फेंक दिया गया था। हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म की एक घटना कराची से भी सामने आई। वहां एक हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो हिंदू लड़की एक कमरे में बैठी दिखाई दी। वहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे, जिनमें एक ने उसे पकड़ रखा था। इस दौरान वहां एक मौलवी उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उससे कलमा पढ़वाता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने उस लड़की से कान पकड़कर वहां उठक बैठक भी करवाई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कराची का है, जिसमें दिखने वाली लड़की को कुछ रोज पहले अगवा कर लिया गया था। इधर झारखंड की एक्ट्रेस रिया कुमारी उर्फ ईशा आलिया की मौत के मामले में बंगाल पुलिस ने उनके पति प्रकाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले रांची से कोलकाता जाते वक्त रिया कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी का चेहरा ढककर पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने रिया कुमारी के पति से कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आप गोली क्या क्यों मरा है?
इसके बाद आरोपी को मेडिकल जांच के लिए पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि रिया कुमारी की हत्या के बाद जब उनके पति से पूछताछ की गई तो वो कई सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद शक के आधार पर बंगाल पुलिस ने रिया कुमारी के पति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पुलिस ने उस गाड़ी के अंदर से वो बुलेट भी बरामद कर ली जो रिया कुमारी पर फायर की गई थी। इसलिए पुलिस की शक की सुई रिया कुमारी के पति की तरफ घूम गई। पुलिस ने शक जताया कि रांची से कोलकाता जाते वक्त रिया के पति ने गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोका और फिर गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हावड़ा पहुंचने से पहले ही करीब 15 से 20 किलोमीटर पहले रिया की हत्या गोली मारकर कर दी जाती है। हालांकि पुलिस की शुरुआती पूछताछ में रिया के पति ने बताया था कि कुछ बदमाशों ने उनसे लूटपाट करने की कोशिश की थी, जिसमें नाकाम रहने पर उन बदमाशों ने रिया को गोली मारी। इस बीच एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार शिजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पुलिस को पता चल गया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शिजान की यह गर्लफ्रेंड मुंबई की रहने वाली है और टीवी इंडस्ट्री में ही काम करती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जल्द शिजान की इस गर्लफ्रेंड का बयान दर्ज कराएगी। पुलिस का दावा है कि तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद शिजान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से फोन पर करीब 2 घंटे बात की थी। इधर एक्टर तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार शिजान खान के परिवार वालों से पुलिस फिर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पुलिस को तुनिशा शर्मा का जो फोन मिला उसमें शिजान खान के परिवार से उनकी बातचीत के सबूत पुलिस को मिले हैं। इसी के आधार पर शिजान के परिवार से पुलिस पूछताछ कर सकती है। उधर यूके के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि वो जल्द ही यूक्रेन को अपने खतरनाक सी किंग हेलीकॉप्टर देने वाला है, जिसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर अगले कुछ दिनों में यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए जाएंगे और वो जल्द ही यूक्रेन के आकाश में रूस के खिलाफ तैनात दिखेंगे। उम्मीद है कि यूक्रेन की वायुसेना के बेड़े में इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने के बाद उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें 5 सी किंग हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिखे। वीडियो में नजर आया कि जंगल और मैदानी इलाकों के ऊपर से गुजरते हुए इन हेलीकॉप्टरों ने ब्रिटेन के एक एयरबेस पर लैंडिंग की। हालांकि यूके के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नहीं बताया गया कि वो कितने सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन की मदद के लिए रवाना करेगा, लेकिन उसने इतनी जानकारी जरूर दी कि वो आगे भी इसी तरह यूक्रेन की मदद करता रहेगा। और इसलिए यूक्रेन की वायुसेना के 10 कर्मचारियों को सी किंग हेलीकॉप्टरों को चलाने की ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई, ताकि वो जंग में रूस के सामने कमजोर न पड़े। यूके के 22 मीटर लंबे सी किंग हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6,500 किलोग्राम है और यह हवा में 207 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले ये हेलीकॉप्टर रूस के किसी भी विमान को पल भर में ढेर कर सकते हैं। खबर है कि ये हेलीकॉप्टर कीव के आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे, ताकि पुतिन का कोई भी फाइटर जेट कीव के इर्द गिर्द भी न भटक पाए। इधर तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के खिलाफ चीन की एक नई साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसमें इस बात का पता चला है कि चीन ने उनके पीछे जासूस लगा दिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक में जुट गई, क्योंकि पुलिस का यह भी कहना है कि चीन की जासूस पिछले 2 साल से छिपकर गया शहर में रह रही थी और जैसे ही दलाई लामा बोध गया पहुंचे वो एक्टिव हो गई और उसने न सिर्फ उनके बारे में पूछताछ शुरू की, बल्कि वो महाबोधि मंदिर के आसपास भी घूमती दिखाई दी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और उसकी जोर शोर से तलाश में जुट गई। शहर के गेस्ट हाउस, लॉज, होटल और मठों में उसे ढूंढा जा रहा है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। हम लोग हर चीज को लेके जो है ध्यान में लेके काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दुबली पतली दिखने वाली इस महिला ने भिक्षु का रूप धारण कर रखा है और उसके सिर पर छोटे छोटे बाल हैं। पुलिस ने तस्वीर के साथ उसके पासपोर्ट नंबर और वीजा की जानकारी भी साझा की है और उसे पकड़ने के लिए खुफिया एजेंसी लोगों की मदद तक ले रही है, ताकि किसी भी सूरत में चीन की इस जासूस को पकड़ा जा सके। असल में दलाई लामा की जासूसी चीन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि दलाई लामा 85 साल के हो चुके हैं और उनके उत्तराधिकारी या यूं कहें कि 15वें दलाई लामा की घोषणा होनी है। ऐसे में चीन किसी भी तरह नए दलाई लामा को चुने जाने से रोकने और अपनी पसंद का दलाई लामा बनवाने की साजिश में जुटा है। और अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो तिब्बत समेत बौद्ध इलाकों पर उसका एक छत्र राज होगा। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लीक हुए गोपनीय दस्तावेज से चीन की इस साजिश का पता चला था। दिल्ली पुलिस ने भी पिछले महीने एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया था, जिसे दलाई लामा पर नजर रखने और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी चीन भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उधर कर्नाटक के मंड्या में वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंकने के मामले में 25 लोगों को हिरासत में ले लिया गया, ताकि माहौल खराब न हो। वहां मंड्या जिले में कुछ किसान अपनी अलग अलग मांगों को लेकर करीब 50 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मूर्ति पर खून के छींटे फेंके तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच पुतिन ने डोनेस्क के बखमुत शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बखमुत डोनेस्क के उन 3 शहरों में एक है जहां रूसी सेना और जेलेंस्की की फौज में पिछले 6 महीनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है।
जिसे जीतने के लिए पुतिन की फौज अब पहले विश्व युद्ध के वक्त का तरीका आजमा रही है। रूसी सेना ने बखमुत में ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिया है। ये जंग की ऐसी रणनीति है जिसमें दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है। इसके लिए पैदल सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ती है, यानी सैनिकों की एक लाइन के पीछे दूसरी लाइन हमले के लिए तैयार रहती है और इस तरह दुश्मन के उन ठिकानों पर लगातार हमला बोला जाता है जहां वो छिपे होते हैं, जबकि पीछे से उनकी मदद के लिए भारी हथियार भी साथ होते हैं। और सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो के जरिए दावा किया गया कि रूस बखमुत में इसी रणनीति को अपना रहा है ताकि वहां बंकर और गड्ढों में छिपकर बैठे यूक्रेन के सैनिकों को खत्म किया जा सके और डोनेस्क के इस अहम शहर पर जीत हासिल की जा सके, क्योंकि बखमुत से होकर गुजरने वाला हाईवे डोनेस्क के एक दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क तक जाता है और बखमुत पर कब्जा होने के बाद रूसी सेना का कंट्रोल हाईवे पर भी हो जाएगा और उसके लिए लिसिचांस्क तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा वाइन का उत्पादन इसी शहर में होता है और इस शहर में यूक्रेन के कुल नमक के 90% का उत्पादन भी होता है, जहां कब्जा होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट लग सकती है। इसी वजह से रूसी सेना ने बखमुत को हासिल करने के लिए ह्यूमन वेव अटैक जैसी रणनीति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इधर कोलकाता में गायक अरिजीत सिंह का शो रद्द होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। अरिजीत सिंह का शो फरवरी में होने वाला था, लेकिन कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने लॉ एंड ऑर्डर की बात करके शो रद्द कर दिया। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने गायक अरिजीत सिंह का शो रद्द होने पर उंगली उठाई और आरोप लगाया कि अरिजीत ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ममता बनर्जी के सामने रंग दे तू मोहे गेरुआ गीत गाया था, जिसकी वजह से उनका फरवरी में होने वाला शो कैंसिल किया गया। उधर भारत ने साइप्रस के साथ डील करके तुर्की को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली। साइप्रस और तुर्की दुश्मन है और तुर्की अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच टांग अड़ाता है, लेकिन भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया और तुर्की की दुखती रग साइप्रस से दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तो साइप्रस के दौरे पर हैं और खबर है कि वहां वो डिफेंस डील करने वाले हैं। इसके अलावा भारत और साइप्रस के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में भी समझौता हो सकता है। यही नहीं, पता चला है कि साइप्रस के विदेश मंत्री एस जयशंकर को तुर्की की नीतियों के बारे में बताने वाले हैं, जो तुर्की के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत ने साइप्रस का नाम लेकर तुर्की को उसकी हद याद दिलाई थी। क्योंकि एर्दोआन ने कहा था कि 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और स्थिरता का माहौल नहीं है। यही नहीं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर भी बात की थी, जिसे सुनकर भारत का खून खौल उठा था, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा भारत का है और भारत पाकिस्तान का झगड़ा इन दोनों देशों के बीच की बात है, जिसमें तुर्की के बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन एर्दोआन जबरदस्ती इस मामले में कूदते हैं, जिसकी वजह है तुर्की और पाकिस्तान का अच्छा रिश्ता। यही नहीं, तुर्की पाकिस्तान को खतरनाक हथियार और ड्रोन भी देता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। और इसी वजह से भारत ने तय किया कि वो तुर्की को सबक सिखाने के लिए साइप्रस से दोस्ती करेगा, क्योंकि साइप्रस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर के प्राकृतिक संसाधन के लिए झगड़ा चल रहा है, जो तब और बढ़ गया जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और छोटे से साइप्रस के 36% हिस्से को हथिया लिया। यही नहीं, तुर्की ने इस हिस्से का नाम टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस रख दिया था, जिसके बाद इस मामले में ग्रीस और अमेरिका जैसे देश तुर्की के खिलाफ खड़े हो गए और अब भारत भी साइप्रस के साथ खड़ा हो गया है। वैसे भारत ने तुर्की को पहले ही इशारा कर दिया था कि अगर उसने पीओके पर बात की तो उत्तरी साइप्रस का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछलेगा और बात दूर तक जाएगी। इस बीच लियोनेल मेसी के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ये वीडियो मेसी की भतीजी की जन्मदिन पार्टी का बताया गया, जिसमें लियोनेल मेसी गाना गाते और डांस करते हुए नजर आए। मेसी की भतीजी की जन्मदिन पार्टी में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम भी पहुंची, जो मेसी के साथ गानों की धुनों पर थिरकती नजर आई। इधर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रैली में भगदड़ मचने से 8 लोगों की मौत हो गई। एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लूर में राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक और टीडीपी के कार्यकर्ता जुटे, जिस वजह से उनके काफिले के आसपास सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं रही। चंद्रबाबू नायडू को देखने के लिए लोग एक के ऊपर एक लदे दिखे, लेकिन अचानक कुछ लोग नाले में गिर गए, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई। ऐसे में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और वहां हालात बिगड़ते चले गए, जिसके कारण चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया और हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। क्योंकि रैली में शामिल होने पहुंचे कुछ लोगों की हादसे में सांसें थम गईं, जबकि कई लोग भगदड़ में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। किसी के सिर में चोटें आईं तो किसी का चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। हादसे के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, जहां उन्हें सड़क पर लोगों की चप्पलें और फटे हुए कपड़े गिरे मिले। राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐलान किया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
साथ ही आंध्र में सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने इस हादसे में 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू को ठहरा दिया। आंध्र सरकार के सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने आरोप लगाया कि ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने संकरी गली में रैली निकाली। These 8 deaths are clear-cut, cold-blooded murders perpetrated by Chandrababu Naidu. उधर ट्विटर एक महीने में दूसरी बार ठप हो गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुबह से लोग अपना ट्विटर अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने नोटिफिकेशन न मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट तो लॉगिन हो गया, लेकिन उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। इससे पहले 11 दिसंबर को भी ट्विटर ठप हुआ था। इस बीच जॉर्डन ने इजरायल से भिड़ने का मूड बना लिया और ऐलान किया कि अगर इजरायल ने यरूशलेम में रेड लाइन क्रॉस की तो दोनों देशों में झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जॉर्डन को लग रहा है कि इजरायल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में बदलाव करने वाला है। और ये बात जॉर्डन को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है, जबकि यहूदी लोगों का मानना है कि वहां पर उनके 2 मंदिर थे, लेकिन अंदर जाकर प्रार्थना करने की इजाजत केवल मुस्लिम समुदाय को है, यहूदियों को नहीं। और यही है झगड़े की जड़। जॉर्डन के किंग ने एक इंटरव्यू में बताया कि इजरायल अल अक्सा मस्जिद को हथियाने के चक्कर में है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जॉर्डन खुद को अल अक्सा मस्जिद ही नहीं बल्कि उस पूरे टेंपल माउंट नाम के पहाड़ का मालिक बताता है जहां पर अल अक्सा मस्जिद बनी है। यह इलाका पूर्वी यरूशलेम में है। यरूशलेम को जब से इजरायल की राजधानी बनाने का ऐलान हुआ है, अरब देश नाराज है, खासकर जॉर्डन। गुस्से में आकर उसने इजरायल के साथ किया गया 25 साल पुराना शांति समझौता भी तोड़ दिया। यही नहीं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने खुलकर बोल दिया कि अगर यरूशलेम में रेड लाइन पार हुई तो बात बढ़ जाएगी। क्योंकि इजरायल में 1967 में टेंपल माउंट पर कब्जा तो किया था, लेकिन जॉर्डन के संग उसका एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जॉर्डन को अल अक्सा मस्जिद में धार्मिक अधिकार मिले थे, जबकि यहूदी धर्म के लोगों को वहां प्रार्थना करने का अधिकार नहीं मिला। वो वहां घुस तो सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। और यही बात इजरायल के यहूदी समुदाय को परेशान करती है, जिसकी वजह से वो यरूशलेम में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया। जिसके बाद जॉर्डन के किंग ने इजरायल को धमकी दे डाली, यानी टेंपल माउंट में धार्मिक अधिकारों के मुद्दे पर इजरायल और जॉर्डन के बीच झगड़ा तूल पकड़ने लगा। उधर खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की टिकटें मुफ्त बांटने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों ने स्टेडियम की टिकटें खरीदना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से कराची में दोनों टीमों के बीच हुए पहले टेस्ट मैच में स्टेडियम खाली नजर आया। असल में पीसीबी को उम्मीद थी कि 20 साल बाद पाकिस्तान आई न्यूजीलैंड की टीम से होने वाले मुकाबले के लिए दर्शक टूट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मुश्किल से 100 लोग ही स्टेडियम पहुंचे। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री करने का फैसला लिया, ताकि 3 जनवरी से होने वाले टेस्ट मैच के दौरान कराची स्टेडियम दर्शकों से भरा नजर आए। बताया गया कि मुफ्त एंट्री का ये नियम वीवीआईपी स्टैंड पर लागू नहीं होगा। हालांकि वहां बैठने के लिए भी दर्शकों को सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपए ही चुकाने होंगे। इधर पंजाब के संगरूर में 4 गांवों ने तंबाकू उत्पादों और सिंथेटिक नशे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। पंचायत ने नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया, जिससे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और सिंथेटिक नशा ना ही बेचा जा सके और ना ही खरीदा। इस पर निगरानी की जिम्मेदारी गांवों के नौजवानों की होगी। संगरूर के शाहपुर कलां, झांडो, चट्ठा नंडेड़ा और तोगावाल गांव ने 1 जनवरी से बैन लगाने का फैसला लिया है। पंचायत ने नियम तोड़ने वालों पर 5000 रुपए जुर्माना और 7 दिनों तक उनकी दुकान बंद रखने का निर्णय लिया। इस बीच दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र मणि ने 8 महीने में 46 किलो वजन घटा लिया। डीसीपी जितेंद्र मणि का वजन 130 किलो था, जिसे उन्होंने घटाकर अब 89 किलो कर लिया। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने उन्हें सम्मानित भी किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने बताया कि हर महीने वो करीब 4.5 लाख कदम चले। उन्होंने अपने डाइट में भी कई बदलाव किए, जिसके बाद जाकर 8 महीने में उन्हें 46 किलो वजन कम करने में कामयाबी मिली। उधर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया के पोयपेट में एक होटल में आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, क्योंकि वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि लोगों को जान बचाकर भागने का भी मौका नहीं मिला। होटल की 5वीं मंजिल पर लगी आग के तांडव मचाने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसका ज्यादातर हिस्सा लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ ऊंची ऊंची लपटों का कब्जा दिखाई दिया। इस दौरान होटल की छत पर पहुंचकर कुछ लोग बचने की कोशिश करते दिखे। एक आदमी ने तो ऊपर से ही छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। पोयपेट शहर के ग्रैंड डायमंड सिटी नाम के होटल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 7 घंटे की मेहनत के बाद होटल में लगी आग पर काबू पाया जा सका।
लेकिन इस दौरान आग ने जमकर कहर बरपाया। भीषण लपटों की चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिस समय आग भड़की, कुछ लोगों ने तो होटल की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन भीषण आग में कई लोग काफी देर तक फंसे रहे, जिन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया। हालांकि होटल में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी के साथ कोहरा भी लौटेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल सकता है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरे की भी वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसकी वजह तेल, गैस और बैंकों के शेयरों में भारी खरीदारी रही। और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 224 अंकों के उछाल के साथ 61,133 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 78 अंकों की बढ़त के साथ 18,201 पर बंद हुआ। उधर अमेरिका के कई एक्सपर्ट ने चीन के उस दावे को झूठा बताया जिसमें कहा जा रहा है कि चीन ने एक साथ कई आत्मघाती ड्रोन से हमला करने की महारत हासिल कर ली है। इससे पहले चीन ने सैकड़ों ड्रोन के एक साथ हमला करने का वीडियो जारी किया था, जिसके जरिए चीन ने यह दावा किया था कि उसके कई आत्मघाती ड्रोन एक साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। कहा गया कि जंगी ड्रोन के इस झुंड से निपटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रोन एक साथ उड़कर भी अलग अलग टारगेट को भेज सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी विशेषज्ञों ने इस वायरल वीडियो की जांच की, जिसमें यह पता चला कि चीन अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। कहा गया कि चीन इस तरह की तकनीक हासिल कर ही नहीं सकता, यानी चीन के इस दावे पर सवाल उठने शुरू हो गए। इधर निकाय चुनाव मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर दिए फैसले को चुनौती दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 3 दिन पहले फैसला दिया था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे, जिसके खिलाफ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और देश की सबसे बड़ी अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने की अपील की। इस बीच दुनिया के सबसे गर्म देशों में एक कुवैत में बरसात के साथ भारी ओलावृष्टि हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुवैत की सड़कों पर ओलों का ढेर नजर आया। बेहिसाब ओले गिरने से वहां की सड़कों पर सफेद परत जम गई, जिसे देखकर लगा मानो वहां बर्फबारी हुई हो। कुवैत के कुछ लोगों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में पिछले 15 साल में कभी इतनी ओलावृष्टि नहीं हुई। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक मोटरसाइकिल और 2 लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों लड़कियां सड़क से गुजर रही थी, तभी उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें 2 लड़कियां सड़क किनारे जाती दिखी। उसी दौरान एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को दाईं ओर मोड़ता नजर आया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल घुमाई, सामने से आ रही एक कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सार और भी ज्यादा गहरा गया। इस पर रूस ने अपने कड़वे बोलों से आग में घी डालने का काम कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने कह दिया कि सर्बिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और रूस सर्बिया के साथ खड़ा है। कोसोवो पहले से ही कह रहा है कि सर्बिया तो बस मोहरा है, वो पुतिन हैं जो पर्दे के पीछे से चाल चल रहे हैं, सर्बिया को भड़का रहे हैं और उन्हीं के बहकावे में आकर सर्बिया ने बॉर्डर पर बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। और वो उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों को उकसा रहा है। उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं, जो कि आज भी खुद को सर्बिया के नागरिक के तौर पर देखते हैं, जबकि कोसोवो खुद को आजाद देश घोषित कर चुका है। लेकिन उत्तरी कोसोवो के सर्ब समुदाय के लोग कोसोवो का नियम कायदा नहीं मानते। 10 दिसंबर से उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग की हुई है। उनका गुस्सा सर्ब समुदाय के एक पूर्व पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के खिलाफ है। आरोप है कि उस पूर्व पुलिसकर्मी ने पुलिस पर हमला किया था। अब कोसोवो में रहने वाले अपने सर्ब साथियों का समर्थन करने के लिए सर्बिया ने भी अपनी तरफ बैरिकेड खड़े कर दिए। इसी बात पर कोसोवो को इतना गुस्सा आया कि उसने सर्बिया के साथ अपनी मुख्य बॉर्डर क्रॉसिंग ही बंद कर दी। पुतिन की सेना ने जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए यूक्रेन के शहरों पर 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी। समंदर, जमीन, आसमान से दागी गई इन मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। इससे पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलों से हमला किया था। और अब एक बार फिर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इस बार यूक्रेन की सेना को धूल में मिलाने के लिए पुतिन की फौज ने 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से वहां तबाही मच गई। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये हमले किए, जिनमें कई इमारतें धूल में मिल गई और उनमें रहने वाले कई लोग घायल हो गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये यूक्रेन पर रूस का 8वां सबसे बड़ा हमला है, जिसके लिए इस रूसी सेना ने एक बार फिर ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का दावा है कि राजधानी कीव को दहलाने के लिए रूस ने एक के बाद एक कई ताकतवर मिसाइलें छोड़ी, लेकिन इस बार भी वो फेल साबित हुआ।
क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कीव पर गिरने वाली 16 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ मिसाइलों ने एक बार फिर पावर स्टेशनों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर इलाकों की बत्ती गुल हो गई। यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों के बाद कीव के 40% लोग हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बिना बिजली रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन का आरोप है कि कीव के अलावा रूस ने लवीव, खेरसोन, ओडेसा और सुमी समेत कई दूसरे शहरों पर भी मिसाइलें दागी। लवीव में तो इस हमले की वजह से वहां मौजूद ज्यादातर पावर स्टेशन तबाह हो गए, जिसकी वजह से वहां 90% घरों की बिजली चली गई। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि वहां के शहरों को निशाना बनाने के लिए रूसी सेना ने कई क्रूज मिसाइलें भी दागी, जिन्हें उसने काला सागर से फायर किया था। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के इस 8वें सबसे बड़े हमले को नाकाम कर दिया और उसकी ज्यादातर क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। वहीं रूस के इन हमलों की वजह से यूक्रेन के शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कीव में लोगों को हवाई हमले बंद होने तक बंकरों में रहने की सलाह दी गई है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी महीने की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 70 मिसाइलें दागी थी, जिनमें 60 को मार गिराया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के इन हमलों के पीछे भी एक गहरी साजिश है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए सबसे पहले रूस ईरान के आत्मघाती ड्रोन को यूक्रेन भेजता है, ताकि पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ध्वस्त कर बेफिक्र हो जाए। इसके बाद रूस क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर धावा बोल रहा है, जिससे जेलेंस्की की सेना को ज्यादा नुकसान हो। हालांकि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान को 2 टूक कह दिया था कि वो रूस को ड्रोन की सप्लाई बंद कर दे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को और भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। आशंका यह भी जताई जा रही है कि रूस नए साल की शुरुआत में हमले तेज कर सकता है और इसके लिए वो बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने में जुटा है। उधर इटली के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि रूस अगर जंग में हारता हुआ दिखा तो पुतिन परमाणु बम गिरा देंगे। दावे के मुताबिक रूस ने ऐसे हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर रखी है, और अगर वो युद्ध में यूक्रेन के हाथों पिटा तो फिर परमाणु हमला करने से नहीं चूकेगा। इटली के रक्षा मंत्री के मुताबिक पुतिन ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें जंग में हार दिखने लगेगी, और वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया उनकी हार का तमाशा देखे। इसलिए दावा है कि यूक्रेन से मात खाने से पहले ही वो परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। और खुद पुतिन इस तरफ कई बार इशारा कर चुके हैं, जबकि कुछ रोज पहले ही उनकी सेना के एक कमांडर ने तो ये तक कह दिया था कि जंग जीतने के लिए परमाणु हमला करना ही होगा, क्योंकि इस जंग में अब तक रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जाने की खबरें सामने आई थी, जबकि रूस को कई मोर्चों पर हार का भी सामना करना पड़ा। इसी वजह से पुतिन ने जैसा सोचा था रूस को अब तक की जंग में वैसा कुछ हासिल नहीं हुआ। ऊपर से यूक्रेन की सेना के पलटवार से जेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं, और इसी वजह से वो जंग को अंत तक पहुंचाने का दम ठोक रहे हैं। यूक्रेन की संसद को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना रूस से जीत कर ही रहेगी और तब तक यूक्रेन का एक भी सैनिक आराम की सांस नहीं लेगा। जेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना ने जंग में अब तक रूस के कब्जे से 1800 से ज्यादा इलाकों को छुड़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने खार्किव की जीत और रूस के जहाज मॉस्को को डुबोने के लिए अपनी सेना की पीठ भी थपथपाई। माना जा रहा है कि अपनी जीत देखकर ही जेलेंस्की रूस के शांति प्रस्ताव को बार बार ठुकरा रहे हैं। इस बीच ईरान की धमकी का जवाब देते हुए इजरायल ने भी ताल ठोकी कि वो पलटवार के लिए तैयार है। इजरायल के सेना प्रमुख ने दावा किया कि ईरान ने हमला करने के बारे में सोचा भी तो उसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि एक रोज पहले ही ईरान के मीडिया ने एक एनिमेशन वीडियो के जरिए इजरायल को धमकाया था और ये चेतावनी दी थी कि उसके तेल अवीव शहर को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद इजरायल बुरी तरह भड़क गया। वहां के सेना प्रमुख ने ईरान को नसीहत दी कि वो ऐसी गलती भूलकर भी न करे। उन्होंने दावा किया कि अब इजरायल की सेना पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला बोला गया तो उसकी तबाही तय होगी। इजरायल ने यह दावा भी किया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, और अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इजरायल की मीडिया ने यह आशंका जताई है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है, जो पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी है। लेकिन इजरायल के मीडिया के मुताबिक आने वाले महीनों में अमेरिका ईरान के साथ इस डील पर मोहर लगा सकता है। हालांकि बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि ईरान के साथ किसी तरह की परमाणु डील संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी इजरायल को इस बात का डर सता रहा है, क्योंकि 2021 में बाइडेन की सरकार बनने के बाद अमेरिका ने इस डील को फिर लागू करने की कोशिश शुरू कर दी थी और इसी बात ने इजरायल की परेशानी बढ़ा दी थी, जो अब तक जारी है, क्योंकि इजरायल ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगना उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। इधर राहुल गांधी की दिल्ली में सुरक्षा चूक के मुद्दे पर सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को दिए अपने जवाब में कहा कि उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। एक रोज पहले कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर राहुल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया था।
जिसके बाद सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि दिल्ली में राहुल की यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। सीआरपीएफ के मुताबिक राहुल गांधी 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उधर रूस और नेटो के बीच एक नई जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। तुर्की और ग्रीस के बीच जंग के आसार फिर गहरा गए। हुआ यह कि ग्रीस के मिलिट्री चीफ एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर में कुछ टापुओं का दौरा करने पहुंच गए और तुर्की और ग्रीस के बीच टापुओं के मालिकाना हक को लेकर ही विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हीं टापुओं पर ग्रीस के मिलिट्री चीफ के पहुंचने पर तुर्की के मीडिया ने हल्ला मचा दिया। उसने इसे ग्रीस की तरफ से टेंशन बढ़ाने वाला, उकसाने वाला कदम ठहराया। ग्रीस इन टापुओं को अपना कहता है। दुनिया के देश भी इन टापुओं पर ग्रीस का हक बताते हैं, लेकिन तुर्की उन्हें विवादित इलाका मानता है। इसलिए तुर्की में ये बड़ा मुद्दा बन गया और तुर्की ने इस मामले में नेटो को भी खदेड़ दिया। तुर्की और ग्रीस दोनों नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में तुर्की ने मांग की कि नेटो को ग्रीस को रोकना चाहिए, जबकि खुद तुर्की आए दिन ग्रीस को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। उसके राष्ट्रपति कई दफा ग्रीस को अपनी मिसाइल से उड़ाने की चेतावनी तक दे चुके हैं। और तो और तुर्की के फाइटर जेट कई बार ग्रीस की हवाई सीमा का उल्लंघन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी तुर्की ने ग्रीस पर सारा ठीकरा फोड़ दिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि नेटो की एक ड्रिल में ग्रीस के लड़ाकू विमानों ने उसके विमानों को परेशान किया था। ऐसे में नेटो को ग्रीस को मनमानी करने से रोकना चाहिए। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार ने एक मोटरसाइकिल और दो लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों लड़कियां सड़क से गुजर रही थी। तभी उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दो लड़कियां सड़क किनारे जाती दिखी। उसी दौरान एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल को दाईं ओर मोड़ता नजर आया। जैसे ही उसने अपनी मोटरसाइकिल घुमाई, सामने से आ रही एक कार से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। कार से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार जमीन पर गिर गया, जबकि सड़क किनारे जा रही दोनों लड़कियां भी उसकी चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर दक्षिण कोरिया के क्वाचान में एक एक्सप्रेस वे पर भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक बस और ट्रक की टक्कर के बाद वहां आग लगी, जो तेजी से उस एक्सप्रेसवे पर बने टनल तक पहुंच गई। क्वाचान से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक्सप्रेसवे से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जिसके कारण इलाके में भारी मात्रा में धुआं फैल गया। तस्वीरों में दिखा कि आग ने एक्सप्रेसवे के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिस वजह से इस हादसे में कुछ लोगों की जान भी चली गई। इस बीच सलमान खुर्शीद के एक बयान ने बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को परिवारवाद पर घिरने का मौका दे दिया। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक विवादित बयान दे दिया और साफ कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं। मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। सलमान खुर्शीद के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमले का मौका दे दिया। असली नेता तो गांधी परिवार है, यानी साफ हो गया कि खड़गे जी मुख नहीं मुखौटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाना 2024 के नजरिए से कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। अध्यक्ष पद से गांधी परिवार को दूर रखकर कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता के बयान ने उस कोशिश पर पानी फेर दिया। उधर मंगल ग्रह का रहस्य सुलझाने के लिए गए नासा के परसिवियरेंस रोवर ने वहां से अहम सैंपल जुटाने के बाद अपने मिशन का अगला पड़ाव शुरू कर दिया। नासा का रोवर अब इन सैंपलों को मंगल पर ही डिपॉजिट कर रहा है, ताकि मंगल पर रहे जीवन के जुटाए गए सबूत किसी भी तरह पृथ्वी तक पहुंचाए जा सकें। इसके लिए नासा का परसिवियरेंस रोवर टाइटेनियम की खास ट्यूब में इकट्ठा किए गए सैंपलों को मंगल में जगह जगह रख रहा है। नासा का रोवर हर जगह से 2 सैंपल लेकर निकलता है। एक सैंपल वो अपने पास रखता है और एक सैंपल वो मंगल पर एक तय स्पॉट पर छोड़ देता है। प्लान यह है कि परसिवियरेंस रोवर इन सैंपलों को एक रोबोटिक लैंडर को डिलीवर करेगा। फिर वो लैंडर मंगल से जुटाए गए सैंपल पृथ्वी पर स्टडी के लिए लाएगा। लेकिन अगर रोवर वो ट्रांसफर नहीं कर पाया तो रिकवरी ड्रोन मंगल की सतह पर छोड़े गए इन सैंपलों को लैंडर तक पहुंचाएंगे। इधर पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा और उनके सहयोगी हरविंदर सिंह ने एक बार फिर बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया, क्योंकि चयनकर्ता के रूप में दोनों के 4 साल पूरे नहीं हुए। ऐसी खबरें हैं कि क्रिकेट सलाहकार समिति ने चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह के नाम को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। बीसीसीआई की नई चयन समिति का ऐलान जनवरी में हो सकता है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति बर्खास्त कर दी गई थी। इस बीच तालिबान की सेना के एक अधिकारी ने पाकिस्तान की कंगाली का जमकर मजाक उड़ाया। इस वक्त पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और वो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसे विदेशों में अपनी संपत्ति तक को बेचना पड़ रहा है।
अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान लगातार चीन, सऊदी अरब और IMF से कर्ज ले रहा है। लेकिन अब उसकी इस खस्ता हालत का दोस्त से बने दुश्मन तालिबान ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। तालिबानी सेना के अधिकारी जनरल मोबिन खान ने ये तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान उन्हें मुफ्त में भी मिले तो वो उसे नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर भारी भरकम कर्ज है जिसे चुकाना आसान नहीं है। तालिबानी कमांडर ने कंगाल पाकिस्तान का मजाक ऐसे समय में उड़ाया जब दोनों के बीच सीमा पर कई बार भीषण संघर्ष हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने जिला प्रशासन से अहमदनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव मांगा, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विधान परिषद में दी गई और बताया गया कि अहमदनगर का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर रखने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से मांगा है। विधान परिषद में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसकर ने जानकारी दी कि प्रस्ताव मिलने के बाद उसे महाराष्ट्र कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। वहां से इजाजत मिलने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उधर खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ पनडुब्बी वाली साजिश रच रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक साथ कई पनडुब्बियां बनाने में जुटा है और इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा है। और खबर है कि जैसे ही ये पनडुब्बियां बनकर तैयार हो जाएंगी, उन्हें हिंद महासागर में तैनात करने की योजना है। यानी पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची है। हालांकि चीन 2015 से ही पनडुब्बियां बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन खबर है कि इस नए प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के लिए 4 नई पनडुब्बियां चीन के वुहान में बनाई जा रही हैं, जबकि 4 पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान के कराची में शुरू कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना को अगले साल के दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट के तहत पहली पनडुब्बी मिल जाएगी और अगले 10 साल में ये सभी 8 पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना के बेड़े में होंगी, जिससे पाकिस्तान की नौसेना की ताकत बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर भारत के कई रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि पाकिस्तान अपनी इस ताकत का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन तो ये तक दावा करता है कि वो पाकिस्तान के लिए जिन पनडुब्बियों को बना रहा है वो कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और समंदर में कोई भी मिशन पूरा करने में भी सक्षम है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास 5 पनडुब्बियां पहले से मौजूद हैं। इस बीच महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने हादसे की शिकार एक गाड़ी से नकली नोटों के कई बंडल बरामद किए। यह हादसा रात के वक्त 3 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुआ, लेकिन हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस गाड़ी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कार के अंदर 2000 और 500 के नकली नोटों से भरे बैग नजर आए, जिन्हें गाड़ी के साथ जब्त कर लिया गया। साथ ही ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया। राज्य में 5 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिनमें कानपुर की 2 सीटों के साथ ही बरेली, इलाहाबाद और गोरखपुर की 1-1 सीट शामिल है। इन 5 सीटों पर 30 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, जिनके नतीजे 2 फरवरी को आएंगे। इस बीच खबर है कि अमेरिका ने रूस को यह भरोसा दिया कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए उसके सैनिक यूक्रेन नहीं जाएंगे। इससे पहले यूक्रेन ने यह दावा किया था कि वो जल्द ही अमेरिका से मिलने वाले इस घातक हथियार को तैनात कर देगा, ताकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब दिया जा सके। लेकिन यूक्रेन की परेशानी यह है कि उसके सैनिकों को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं आता, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अमेरिकी सैनिक जल्द ही यूक्रेन जाकर जेलेंस्की के सैनिकों को इसकी ट्रेनिंग देंगे। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि उसके सैनिक इस काम के लिए यूक्रेन नहीं जाएंगे। यानी अमेरिका रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। हालांकि एक दिन पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि अगर अमेरिकी सैनिक उनके देश में नहीं आ सके तो उनके सैनिक ही अमेरिका जाकर पेट्रियट सिस्टम को चलाना सीख लेंगे। इधर दिल्ली सरकार ने शहर में मौजूद सभी स्कूलों में बच्चों को शारीरिक सजा देने पर रोक लगा दी, जिसके लिए बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था NCPCR की गाइडलाइंस का हवाला दिया गया। दिल्ली सरकार के निर्देश हैं कि अब स्कूलों में बच्चों को शारीरिक सजा नहीं दी जाएगी। ये नियम दिल्ली के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। उधर चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए RVM यानी रिमोट वोटिंग मशीन तैयार की। आयोग के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोग और प्रवासी मजदूर कर सकेंगे, जिसके लिए उन मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने घर नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से रिमोट वोटिंग मशीन पर 31 जनवरी तक राय मांगी है। इसके अलावा 16 जनवरी को सभी दलों के लिए इस मशीन का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस बीच इंटरनेशनल बेइज्जती होने के बाद पाकिस्तान अपनी भ्रष्ट सेना की छवि सुधारने में जुट गया है। ब्रिटेन और दुबई से छपने वाले अखबार एशियन लाइट इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भ्रष्ट तरीके से काम करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अब अपनी भ्रष्ट हो चुकी सेना की छवि बदलने में जुटा है। इसके लिए अधिकारियों ने सेना से जुड़े संस्थानों की छवि सुधारने के बारे में सुझाव मांगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा नीति पर फिर से विचार करने और सेना के मीडिया विंग पर एक नई नीति तैयार की जा रही है। पिछले महीने ही पाकिस्तान के एक न्यूज पोर्टल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा के परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
उनमें उनकी पत्नी और बहू का नाम भी शामिल था। यही नहीं, बाजवा ने 23 नवंबर को दिए अपने आखिरी भाषण में देश की राजनीति में सेना के हस्तक्षेप की बात भी मानी थी। इधर यूपी में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले विपक्षी पार्टियों के बीच की खाई एक बार फिर साफ हो गई। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यात्रा का न्योता मिलने से ही इनकार कर दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा है, लेकिन अखिलेश यादव ने इससे साफ इनकार किया। हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद यही सुनकर उत्साहित दिखे कि अखिलेश की भावनाएं उनकी यात्रा के साथ हैं। हमें बड़ा हर्ष होगा और निमंत्रण उनको पहुंचेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज रात तक मेरी कम से कम उनसे बात हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद पहुंचेगी, जिसमें अब केवल 4 दिन का वक्त बाकी है। उधर मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर जीत का फायदा भारत को हुआ। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के 2 मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिए। और अगर वो तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करती है तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी, क्योंकि इस जीत के साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज है। वहीं हारने की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम लुढ़ककर चौथे नंबर पर पहुंच गई, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आ गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के सामने एक बार फिर सैनिकों की किल्लत खड़ी हो गई। रूस ने बड़े हमले के इरादे से अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक बेलारूस में तैनात किए। साथ ही बेलारूस के लोगों को ट्रेनिंग देकर यूक्रेन भेजने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन इन सैनिकों के दम पर कीव पर चढ़ाई करने की प्लानिंग में थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को जबरदस्त झटका लग गया। यही वजह है कि हजारों सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद रूस हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर उन्होंने इन सैनिकों को यूक्रेन भेजा तो उनकी जान जाना तय है। उधर यूक्रेन का दावा है कि पुतिन बेलारूस की सीमा पर सैनिकों की तैनाती सिर्फ उनके देश को डराने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि वो इतने कम सैनिकों के दम पर यूक्रेन को नहीं जीत सकते। और पुतिन के पास हुई सैनिकों की कमी की एक बड़ी वजह बेलारूस के लोगों के विद्रोह को भी माना जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेलारूस के लोग रूस की बजाय यूक्रेन की तरफ आकर खड़े हो गए और इस जंग में जेलेंस्की की फौज का साथ देने के लिए तैयार हो गए। दावा तो यह भी है कि इस जंग की कीमत न सिर्फ पुतिन बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को भी चुकानी पड़ सकती है। यूक्रेन के लिए हथियार उठाने वाले बेलारूस के एक नागरिक ने दावा किया कि जल्द ही कई और लोग भी इस जंग में यूक्रेन का साथ देने के लिए वहां पहुंच जाएंगे, ताकि यूक्रेन के साथ ही रूस और बेलारूस को भी पुतिन और लुकाशेंको के राज से आजादी मिल सके। इधर ईडी ने बेंगलुरु महानगर पालिका को शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के दौरान हुए घोटाले के आरोप में नोटिस जारी कर दिया। और बीबीएमपी यानी बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका से 2016 से 2019 के बीच बोरवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के दौरान हुई गड़बड़ी पर जवाब मांगा। आरोप है कि इस दौरान 5 वार्डों में कई जगह बोरवेल के लिए गड्ढे तो खोदे गए, पर उनमें बोरवेल नहीं लगाए गए, जिसके बाद बीबीएमपी पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। उधर भारत की वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बड़ी रेंज का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी में टारगेट बनाकर तैनात किए गए जहाज के एक मॉडल पर फायर किया गया, जिसका उसने पल भर में खात्मा कर दिया। इसी के साथ देश की वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो गया, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से निशाना बना सकती है, जबकि पहले ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज करीब 290 किलोमीटर थी। ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन की एक खास बात यह भी है कि वो जमीन के साथ समंदर में भी हमला कर सकती है, यानी सुखोई लड़ाकू विमान हवा में रहते हुए जमीन और समुद्र में लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन को ध्वस्त कर सकते हैं। हालांकि ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन को सिर्फ सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से ही दागा जा सकता है। इस बीच राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की। दावा किया गया कि ड्रोन से इसकी तस्करी की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए। 2 किलो हेरोइन को 2 पैकेट में छिपाया गया था, जिन्हें बीकानेर में पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत से बरामद किया गया। बीएसएफ की ओर से सौंपे जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर तुर्की ने उत्तरी इराक में अपनी क्लॉ लॉक ऑपरेशन जारी रखा और 3 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। नवंबर में तुर्की के इस्तांबुल में अटैक हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद तुर्की की सेना के सर पर खून सवार हो गया। वो पागलों की तरह कुर्द लड़ाकों के पीछे पड़ गई, क्योंकि तुर्की ने दावा किया कि इस्तांबुल अटैक के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, जिसके लड़ाके उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया से आए थे। तुर्की ने इसी वजह से इन दोनों जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे ताजा हमले में उसने उत्तरी इराक में 3 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीनों लड़ाके ड्रोन अटैक में मारे गए और यह अटैक उत्तरी इराक में तुर्की के एक सैनिक के मारे जाने के अगले ही दिन हुआ। खबर है कि उत्तरी इराक में तुर्की के क्लॉ लॉक ऑपरेशन के दौरान कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और तुर्की की आर्मी की भिड़ंत हुई और तुर्की का एक सैनिक मारा गया,
जिसके अगले ही दिन तुर्की फिर से उत्तरी इराक में घुसा और कुर्द लड़ाकों पर कहर बनकर टूटा, जबकि रूस इस कोशिश में जुटा है कि तुर्की, सीरिया और इराक के बीच बातचीत से मामला सुलझ जाए, जिसके लिए 28 दिसंबर को मॉस्को में रूस, तुर्की और सीरिया के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई, जिसके बाद जानकारी मिली कि बैठक में कुर्द लड़ाकों के मुद्दे और तुर्की के आसपास शांति का माहौल बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन अगले ही दिन तुर्की ने फिर वही किया जो वो पिछले कई महीनों से कर रहा है। इधर रेलवे ने 3 करोड़ यात्रियों के डेटा चोरी होने की खबरों को खारिज कर दिया। ऐसी रिपोर्ट थी कि ऑनलाइन टिकट और ट्रेनों में खान पान की सुविधा देने वाली IRCTC पर रजिस्टर्ड करोड़ों यात्रियों का डेटा चोरी हो गया। लेकिन रेलवे की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद IRCTC के पास से 3 करोड़ यात्रियों के डेटा लीक होने की रिपोर्ट को रेलवे ने गलत बताया। टेक्नोमीडिया नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी ने यात्रियों का डेटा चोरी होने का दावा किया था। उधर पुतिन के बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन की जंग को जल्द खत्म करने की बात कही। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो युद्ध जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जेलेंस्की से बातचीत की भी पेशकश की थी। हालांकि पुतिन की पेशकश को जेलेंस्की ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी जंग जल्द खत्म करने की बात कह दी। लेकिन इसके लिए लावरोव ने जेलेंस्की के सामने एक बड़ी शर्त भी रखी। सर्गेई लावरोव के मुताबिक जेलेंस्की को यह मानना होगा कि डोनेस्क, लुहांस्क, खैरसोन और जापोरिजिया रूस के इलाके हैं। ये यूक्रेन के वही 4 प्रांत हैं जहां रूस ने सितंबर के महीने में जनमत संग्रह करवाया था और फिर इन्हें अपना बता दिया था। लेकिन जंग के 10 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी रूस इन 4 प्रांतों में एक पर भी कब्जा जमा नहीं पाया। खैरसोन में तो रूसी सेना को ऐसी मार पड़ी कि उसे वहां से भागना पड़ गया, जबकि बाकी के 3 प्रांतों में भी यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज को जोरदार टक्कर दे रही है। यानी जंग के इतने महीने बीत जाने के बाद भी रूस के हाथ कुछ खास नहीं लगा और अब सर्गेई लावरोव जेलेंस्की के सामने ऐसी शर्त रख रहे हैं मानो ये 4 इलाके उनके ही कब्जे में हों, जबकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जेलेंस्की उनकी शर्त को नकार देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस युद्ध जल्द खत्म करने की सिर्फ बात ही कर रहा है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। Жизненно важное значение для нашего народа, для нашей страны. सर्गेई लावरोव ने इशारों में यूक्रेन को धमकी भी दे दी कि रूस 4 प्रांत पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर नए साल पर तमिलनाडु में सभी समंदर तट बंद रहेंगे। ये फैसला 31 दिसंबर की शाम से ही लागू हो जाएगा, जिसके तहत भीड़ के इकट्ठा होकर जश्न मनाने पर रोक रहेगी। लोगों को समंदर तट पर न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा भीड़ वाली जगहों पर न जाने और घर में ही नए साल का जश्न मनाने की अपील की गई। यही नहीं, तमिलनाडु में 31 दिसंबर की शाम से मोटरसाइकिल से बेवजह घूमने पर भी रोक रहेगी। इस बीच खबर है कि अमेरिका रूस के ड्रोन हमले रोकने के लिए अब ईरान पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि रूस लगातार ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लेकिन ईरान रूस को ड्रोन देने की बात से पहले भी कई बार इनकार कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका अब रूस के साथ ही ईरान पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, ताकि ईरान के ड्रोन बनाने के काम पर ही रोक लगाई जा सके। और इसके लिए उसने अमेरिका और यूरोप के देशों से ईरान भेजे जाने वाले पुर्जों पर रोक लगा दी, जिनमें सबसे जरूरी चीज है अमेरिका में बनने वाला सेमीकंडक्टर। इसके अलावा वो ईरान के ड्रोन की तकनीक को समझने और उसकी काट निकालने पर भी काम कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जारी ड्रोन हमलों पर लगाम लगाई जा सके। इधर दिल्ली में सरकारी राशन डीलर संघ के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीनों से राशन की सप्लाई नहीं की गई। साथ ही उनको 6 महीनों से कमीशन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतर आए। सरकार की व्यवस्था बेकार फेल हो चुकी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सप्लाई न होने की वजह से ये लोग दुकानदारों तक राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी वजह से जनता को भी राशन नहीं मिल रहा। उधर मुंबई में फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन का निधन हो गया। उन्हें 3 दिसंबर को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बावजूद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। बाद में तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और गुरुवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। निर्माता नितिन मनमोहन ने बोल राधा बोल, आर्मी और यमला पगला दीवाना समेत कई फिल्में बनाई। इस बीच चीन से आई एक खबर ने इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को बहुत बड़ा झटका दिया। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयरों में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई, और गिरावट भी ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी गई। खबर है कि चीन में टेस्ला की कारों का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। प्रोडक्शन बंद करने की वजह कारों की कम होती डिमांड को माना जाने लगा। ऊपर से पहली बार टेस्ला को अपनी कारें बेचने के लिए ग्राहकों को ऑफर देने की जरूरत पड़ गई। पहले ईयर एंड सेल के नाम पर ग्राहकों को हर गाड़ी पर $3,750 यानी करीब 3 लाख रुपए की छूट दी गई थी, लेकिन बाद में कंपनी ने इस छूट को दुगना कर दिया। अब हर गाड़ी पर $7,500 यानी करीब 6 लाख रुपए की छूट दी जा रही है। इसीलिए बाजार को एक नहीं ऐसे कई संकेत एक साथ मिले, जिनसे लगा कि टेस्ला की कारों की डिमांड कम हो रही है। असर यह हुआ कि लगातार 7वें दिन शेयर बाजार में टेस्ला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। ऐसा टेस्ला के साथ बाजार में पहले कभी नहीं हुआ था।
इस गिरावट के बाद टेस्ला के शेयर की कीमत $109 और 10 सेंट पर आ गई, यानी करीब 9,000 रुपए का एक शेयर। जबकि इलॉन मस्क की नेटवर्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर हुआ। मस्क की नेटवर्थ करीब 70,000 करोड़ रुपए कम हो गई। हालांकि यह पूरा साल टेस्ला के लिए बेहद खराब बीता और टेस्ला के शेयरों की कीमत इस साल 69% तक कम हो गई। और साल खत्म होते होते हालात संभलने के बजाय और बिगड़ गए। माना जा रहा है कि टेस्ला के लिए साल 2023 भी मुश्किल हो सकता है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका के आर्थिक हालात बनेंगे। खुद मस्क इस बात की आशंका जता चुके हैं कि साल 2023 में अमेरिका को मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला की कारों की डिमांड और भी कम होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाने लगा कि मस्क का पूरा ध्यान ट्विटर पर है, इसलिए वो टेस्ला को मझधार से निकाल नहीं पा रहे। इधर राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अपनी मां और दादी के गुणों वाली बीवी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में इन दिनों 9 दिन का ब्रेक चल रहा है। और इसी दौरान एक इंटरव्यू में राहुल ने बताया कि उन्हें कैसी बीवी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी में उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी दोनों के गुण होने चाहिए। 52 साल के राहुल गांधी ने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की और बताया कि वो उनका प्यार थी और उनकी दूसरी मां थी। उधर खबर है कि विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू करेगी। खासतौर पर भारत सरकार की नजर ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों को भारत बुलाने पर है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को नए सिरे से लाने की तैयारी में है। खबर है कि इस पर 10,000 से 12,000 करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। इस रकम से विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार ने इस योजना का खाका तैयार करने पर काम तेज कर दिया है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है। इससे पहले 2020 में स्मार्टफोन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने PLI स्कीम शुरू की थी। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का राधिका मर्चेंट के साथ रोका हो गया। यह समारोह राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में आयोजित करवाया गया, जिसमें अंबानी परिवार के अलावा उनके करीबी दोस्त मौजूद रहे। मंदिर में पहुंचने पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर परिसर में एक ड्रोन के जरिए उन पर फूलों की बारिश भी की गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे को कुछ साल से जानते हैं और रोका सेरेमनी के बाद अब कुछ महीनों में ही दोनों की शादी भी हो जाएगी। इस बीच पूर्वी चीन सागर में रूस और चीन की नौसेना का युद्ध अभ्यास खत्म हो गया। दोनों देशों के बीच यह मिलिट्री ड्रिल 1 हफ्ते तक चली, जिसमें चीन और रूस के जवानों ने पनडुब्बी खोजने और उसे निशाना बनाने का युद्ध अभ्यास किया। यही नहीं, दोनों देशों की नौसेनाओं ने आसमान में भी दुश्मन को कैसे मिसाइलों से ढेर किया जाए, इसकी भी ट्रेनिंग ली। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग टारगेट तय किए गए और फिर उन पर युद्धपोत से ताबड़तोड़ हमले किए गए। पूर्वी चीन सागर में हुई इस मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के जवानों ने दुश्मन के कब्जे से अपने एक जहाज को भी छुड़ाने का अभ्यास किया। इसके अलावा समंदर में दुश्मन के अलग अलग जहाजों को कैसे नेस्त नाबूद किया जाए, नौसैनिकों ने इसके भी गुण सीखे। कुछ शहद में दिया जा रहा है, कुछ शहद में दिया जा रहा है, खून ठंडा किया जा रहा है। 100 बात की एक बात कही विजय ने, मुट्ठियों में बंधे सब्र का इम्तिहान फिर लिया जा रहा है। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।